मॉर्निंग स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं। अब तक तो हमने पढ़े थे कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब पढ़ते हैं हम ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में। कौन सी विधि के बारे में पढ़ते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि होती क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले ऊर्ध्वपातन क्या है क्या नहीं है। कि ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन, जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, या नमक, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया को हम गर्म करते हैं, तो अमोनिया को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वह जैसे ही वो गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगी, सीधे ही किस में बदल जाएगी? वो गैसीय अवस्था में। किस में बदलेगी बेटा? गैसीय अवस्था में बदल जाएगी वो। और गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया वो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आपने एक उदाहरण देखा होगा, घरेलू तौर पर एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे आपने देखा कि आरती में हम पूजन वूजन या आरती करते हैं तो उसमें कपूर होता है। क्या होता है? कपूर, जो वाइट कलर का होता है, उस कपूर को हम जलाते हैं। जैसे वो जलता है तो नहीं तो वो द्रव में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता, वो सीधे किस में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और गैसीय अवस्था में बदलने के कारण काले कलर की गैस निकलती है, उसमें काले कलर की ज्वाला के साथ में वो बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन विधि में हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि में ठोस अमोनिया क्लोराइड लेते हैं हम। ठोस अमोनिया क्लोराइड है ये अमोनिया क्लोराइड है, और अमोनिया क्लोराइड है, ये ठोस है। इसको हम क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि को, अमोनिया क्लोराइड का मतलब जानते हैं कि NH4Cl प्लस में Na, अमोनिया क्लोराइड को, यानी कि हम इसको अलग करना है, यानी कि अमोनिया क्लोराइड को हम इससे क्या करता है? अमोनिया से क्लोराइड को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। जैसे हम देखते हैं ठोस अवस्था, और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था है, ये कौन सी है विधि है? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि होती है। ठोस से सीधी किस में बदल जाती है? गैस से। और गैस से किस में बदल जाती है? ठोस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमोनिया क्लोराइड है। अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, इसमें हम सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। इस बीकर को किसी तिपाई से, और तिपाई के ऊपर एक भट्टी से शंक्वाकार फ्लास्क के ऊपर रखते थे। उस शंक्वाकार फ्लास्क में हम अमोनिया क्लोराइड के विलयन को रख देते हैं, और उस शंक्वाकार फ्लास्क के ऊपर का जो मुंह है उसे रुई से ढक देते हैं। जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं, जैसे हम इसको गर्म करते हैं, किसी लैंप की सहायता से गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो जैसे ये गर्म होती है तो इसमें उपस्थित अमोनिया जो होती है वो भाप बनकर, गर्म के कारण भाप बनकर उस फ्लास्क के सतह पर जम जाती है, और नीचे क्लोराइड गैस जो होती है वो ऊपर निकल जाती है। जो क्लोरीन जो गैस होती है, वो क्लोरीन गैस इससे मुक्त हो जाती है, और मुक्त हो जाने के कारण अमोनिया जो होती है इस फ्लास्क के कोनों पर जम जाती है, और जमने के कारण उसे हम किसी ने नुकीले धातु से क्या करते हैं? खुरच कर अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी विधि कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो इस विधि में हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है। ऊर्ध्वपातन विधि हमें कई प्रकार की विधि के बारे में जानकारी देती है। जैसे हमने कोई भी चीज़, जैसे ठोस है, इसको हमने गैस में बदला, ठीक है। जैसे हमने पूजन किया, पूजन करते समय हमने कपूर की गोली को लिया, कपूर की गोली, उसको हमने जलाया तो सीधे किस में बदल गई? वो गैसीय अवस्था में। किस में बदल गए बेटा? गैसीय अवस्था में बदल गए। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि। अब पढ़ते हैं हम ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में, हो गया। अब पढ़ते हैं हम
कौन सी विधि के बारे में? यानी कि हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पीकरण जो होती है वो हमारे प्रकृति में वाष्पीकरण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें कि सबसे पहले वाष्पीकरण को सबसे पहले सतह क्षेत्र बढ़ने से सबसे पहले आ जाता है कि सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक है सतह क्षेत्र बढ़ने से। सबसे पहला कारक जो होता है वो कौन सा होता है? सतह क्षेत्र बढ़ने से। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की एक सतह की प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पी दर जो होती है, ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सतह क्षेत्र बढ़ने की एक तरह की प्रक्रिया है। यदि सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? वाष्पीकरण की दर, यहाँ लिख देंगे सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखिए कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर इसका जो सतह क्षेत्र है वो बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा है कि कोई भी समुद्र वगैरह है, कोई भी तालाब है, वो अधिक जगह पर उसमें पानी होता है, अधिक जगह पर पानी होता है तो वो वाष्पीकरण अधिक दर हो जाता है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, ये पहला कारक। दूसरा कारक है हमारे पास में, दूसरा कारक है इसमें तापमान वृद्धि। तापमान वृद्धि, देखिए इधर दूसरा कारक है हमारे पास में तापमान वृद्धि। देखिए इधर, यदि किसी धरातल का तापमान बढ़ जाता है तो धरातल का तापमान बढ़ जाने के कारण वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है। और वाष्पीकरण की धरातल पर तापमान बढ़ने के पर वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में वाष्पीकरण अधिक होता है। देखिए इधर कि तापमान वृद्धि का मतलब होता है जब किसी जगह का तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। आपने देखा होगा गर्मियों के जो दिनों में आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा बरसात किस दिनों में होती है? बताइए बेटा कि सबसे ज़्यादा बरसात किस दिनों में होती है? गर्मियों के दिनों में। क्यों होती है? गर्मियों के दिनों में होती है। और गर्मियों के दिनों में जो सूर्य का जो तापमान जो होता है वो अधिक होता है। सूर्य का तापमान क्या होता है? यहाँ लिखेंगे गर्मियों के दिनों में सूर्य का तापमान
अधिक होने के कारण, गर्मियों के दिनों में सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण वहाँ का धरातल का तापमान बढ़ जाता है और धरातल पर विभिन्न तालाब कुएं जो भी होते हैं उनमें भरा हुआ जो पानी होता है उस तापमान के कारण उसका क्या हो जाता है बेटा, वाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तापमान पर वृद्धि करती है, तापमान पर निर्भर करती है। जितना तापमान, जिस जगह का ज़्यादा तापमान होगा वहाँ उतना ही अधिक वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में अधिक बरसात इसलिए ही होती है। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास में आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव। देखिए आर्द्रता का प्रभाव क्या है। जब वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता होती है, जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा या आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए बेटा, जैसे बरसात के दिनों में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। देखिए बेटा, आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता मॉइस्चर बोलते हैं इसे। आर्द्रता जो होती है, जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, यानी कि जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जल वाष्प का मतलब होता है जब वायुमंडल ऐसे होता है जैसे हमें हवा ठंडी लगती है, तो ठंडी हवा तब लगती है जब किसी स्थान पर बरसात होती है, और बरसात होने के कारण उस स्थान का जो वायुमंडल होता है उसमें असंख्य छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं और वायु में तैरती रहती हैं। जब वायु तेज गति से चलती है तो हमें ठंडी ही लगती है। तो जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की, उस जगह की वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो हमने देखा है कि उदाहरण आप एक नोट करिए कि बरसात के दिनों में हम जब कपड़े धोते हैं, बरसात के दिनों में जब हम कपड़े धोते हैं बेटा, उस बरसात के दिनों में जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। क्यों सूखते हैं धीरे धीरे? क्योंकि वहाँ उस जगह की जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, आर्द्रता अधिक होती है। उस आर्द्रता के कारण कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। तो इसलिए आपने देखा है कि आर्द्रता का भी प्रभाव वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक कारक भी माना जाता है। तो जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ की जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जैसे बरसात के दिनों में हमने देखा कि बरसात के दिनों में जो कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे सूखते हैं, और धीरे धीरे सूखने के कारण वो आर्द्रता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक पॉइंट और है इसमें, वायु की गति। चौथा पॉइंट है वायु की गति। इसमें वायु की गति के बारे में देखते हैं हम। जब वायु की गति तेज हो जाती है, जब वायु की गति तेज हो जाती है तो
जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। आप देखते हैं कि जब वायु की गति के पे निर्भर करती है कि वायु की गति जब तेज हो जाती है तो वहाँ के जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, तो इसके कारण वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे आप किसी कमरे में कोई भी पोंछा देते हैं या किसी फर्श को हम गीला करते हैं तो उस कमरे में जो पंखा होता है, फैन जो पंखा होता है, वो पंखे को हम चलाते हैं। तो चलाते हैं, जैसे ही पंखे को चलाते हैं तो जो जलवाष्प के जो कण होते हैं वो फर्श में जो होते हैं उस तेज हवा के कारण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और फर्श क्या हो जाती है, सूख जाती है। दूसरा उदाहरण ये है बेटा इसमें कि जैसे हमने देखा है कि किसी भी जगह तेज बरसात हुई और तेज बरसात होने के कारण हमने देखा कि तेज बरसात होने के कारण वहाँ उस जगह पर यानी 50 किलोमीटर दूर तेज बरसात हुई और उधर मान लीजिए वहाँ उधर की साइड से कोई हवा चली और हवा चलने के साथ साथ जैसे हवा चली तो वहाँ की जो वाष्पीकरण के जो कण होते हैं वो वायु के साथ उड़ने के साथ साथ जैसे वो हवा हमारे पास में पहुँची तो हमें एक शीतलता महसूस होती है, यानी अर्थात वो उड़ जाते हैं और तेज हो जाते हैं और वो दूर दूर तक चले जाते हैं और दूर दूर तक चले जाने के कारण वो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है और हमें महसूस होता है कि किसी जगह तेज बारिश हुई है। तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। सबसे पहले सतह क्षेत्र बढ़ने से, दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि से, तीसरा कारक है आर्द्रता का प्रभाव से, चौथा कारक है वायु की गति के प्रभाव से। ये हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। चारों कारकों के बारे में हमने डिटेल से जाना और डिटेल से जानने के बाद में हमें पता लगा कि ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन चारों कारकों के कारण प्रकृति में वाष्पीकरण प्रभावित होता है। तो आप पता लग गया है कि आपको वाष्पीकरण इस तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका लेसन नंबर 1 और पार्ट 5 है, ये पूरा हो चुका है। दैट इज सो।